इलेक्शन फ्री एंड फेयर के प्रति शक है और मशीन के प्रति कोई विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट समय नहीं देना या सुप्रीम कोर्ट का नहीं सुनना या हाई कोर्ट का नहीं सुनना, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये डेमोक्रेसी के लिए घातक है। हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। मैं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। एक बार फिर से DY चंद्रचूड़ जो पूर्व सीजेआई हैं, उन पर उद्धव ठाकरे ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पहली बार उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट आए थे शिवसेना विधायकों के अयोग्यता के मामले में, तो सीजेआई ने इस पर फैसला नहीं सुनाया। उनके सिंबल को छीन लिया गया, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस पर कुछ भी नहीं बोला। तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में चल रहा है चुनाव। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक जी। बलराज सर, बहुत स्वागत आपका। जी। क्या वजह है सर कि पूर्व सीजेआई से नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं बड़े बड़े नेता, अब नया बयान उद्धव ठाकरे साहब का आया? देखो, नाराज़गी जो जिस पद पे जिम्मेदारी पे होगा, नाराज़गी जाहिर करना लाजमी है, ज़रूरी है लोकतंत्र में। अगर आपको लगता है कि कोई न्याय नहीं हुआ, या हर आदमी को बोलने का अधिकार है, हर एक आदमी की बात सुनने की ड्यूटी है तंत्र की, डेमोक्रेसी उसी का नाम है। और डेमोक्रेसी में लोगों को लगता है ये बहुत एक गलत मैसेज देश में गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ MLO से MP जो चुने हुए हैं उनसे रिलेटेड होती है। नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी उसके पॉलिटिकल पार्टी के वर्करों से संबंधित होती है। वो सारे के सारे उसके कर्णधार होते हैं, आधार होते हैं, एक तरह से मालिक होते हैं। जैसे सोसाइटी के मेंबर होते हैं जनरल बॉडी, ऐसे ही किसी की जनरल बॉडी है पॉलिटिकल पार्टी की, तो वो उसके मेंबर होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। उस पॉलिटिकल पार्टी के कितने MLA MP ये कोई मतलब नहीं होता, उनके आधार पे ही डिसाइड करना चाहिए। और इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी गलत काम किया है और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कोई ठीक बात अभी तक नहीं कर पाई है कि सिंबल किसको और क्यों दिया गया। उसमें MLO का कोई मतलब नहीं था। MLA किसके ज़्यादा हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी बड़ी नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी लोगों की होती है, उन मेंबरों की होती है जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं। वो जनरल बॉडी होती है। जनरल बॉडी जिस पक्ष में ज़्यादा होती है उसी के पास सिंबल रहना चाहिए, सिंपल। और उसी आधार पे फैसला इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था, उसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। क्या वजह है इस मामले को पेंडिंग में कर दिया गया? और बड़ा सवाल सर, इस पर डिबेट हो रही है पूरे देश में कि असली शिवसेना है कौन? असली शिवसेना वो है जिसके पास उस वक़्त पॉलिटिकल शिवसेना के पास जो वर्कर थे, जो मेंबरशिप थे, जिसके साथ ज़्यादा मेंबर थे, असली शिवसेना वो है। और वही होनी चाहिए और उसी के पक्ष में सिंबल जाना चाहिए था। अब ये देखना है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के शिवसेना के मेंबर किसके पक्ष में थे उस वक्त। तो अभी उद्धव ठाकरे का जो बयान है उसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? नहीं, उद्धव ठाकरे का बयान महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल पार्टी का एक CM, महाराष्ट्र जैसे स्टेट का आदमी ये बयान देता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा ध्यान आकर्षण पूरे देश का इस पे जाना चाहिए। और क्योंकि इस तरह के फैसले लोगों का ये न्याय पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था, ये लोगों से था, महाराष्ट्र की जनता से था कि जनता ने किसको वोट दिया और शिवसेना के मेंबर असली कौन थे, कितने थे, वो क्या चाहते थे, उसके हिसाब से। और सरकार में जिन लोगों को बनाया गया और फिर कैसे सरकार में पलटी वल्टी हुई, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी कैसे शपथ होती है चोरों की तरह से, ये सारा का सारा मामला पूरा देश देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट भी देख रही थी। और इन मामलों का पूरा समय ही बीत गया, दूसरे इलेक्शन आ गए और सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर पाई। ये बहुत ही चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। और जुडिशल सिस्टम इससे कमज़ोर होता है और इससे कमजोरी का संदेश पूरे देश में जाता है, जो कि देश के हित में नहीं है। सर, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, लोग डिबेट भी इस पर भी करते हैं कि जब जनता किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनती है, किसी नेता को चुनती है, तो फिर दूसरी पार्टी ओवरलैप करके सरकार बना लेती है। क्या ये लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? देखिए, इन्हीं तरह की बातों में तो ये सारा क्यों हो रहा देश में। देश में पॉलिटिकल लोगों के दिमाग में, जो पॉलिटिकल इलेक्शन लड़ते हैं, अभी तक ज़्यादातर के दिमाग में संवैधानिक मानसिकता ही नहीं पैदा हुई है। उन सब के अंदर अभी भी राजशाही, तानाशाही, व्यक्तिवाद हावी है, जो कि डेमोक्रेसी का दुश्मन है, जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इंडिया में जब संविधान लागू हुआ उससे के बाद देश में ना राजतंत्र है, ना तानाशाही है और ना व्यक्तिवाद है। इन तीनों का कोई काम नहीं है इस देश के अंदर, मगर उसके बावजूद भी उसी तरह की मानसिकता से ग्रस्त हैं ये लोग।
और इसी वजह से वो तोड़ फोड़ करके और सरकार बनाने में इंटरेस्ट लेते हैं और सरकारें बन भी जाती हैं। और उन मामलों में कोर्टें भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट भी देश की। सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए और हाई कोर्ट्स को ये चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक कोर्टें हैं देश की, कि वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखें सबसे पहले प्रीएम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। वो हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, देश कहाँ ले जाना है और कैसे चलेगा देश। बाकी सारी अंदर के आर्टिकल भी उसी के आधार पर व्याख्यात होने चाहिए। उसी के आधार पे अगर वो कॉन्ट्रेरी हैं प्रीएम्बल के, तो उनको हारमोनियस उनका इंटरप्रिटेशन करना ये भी चाहिए। लगा कि शिंदे जो हैं, जो शिंदे शिवसेना है, बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया और पार्टी को खंड खंड कर दिया गया। एनसीपी के साथ भी ऐसा हुआ। चुनाव आयोग क्या सत्ता के साथ मिलकर ये सब खेल खेल रहा है? सत्ताधारी जो लोग चाहते हैं वैसा चुनाव आयोग भी कर देता है। देखो, चुनाव आयोग का तो इस बार यही मैसेज जा रहा देश में कि जो सत्ता में लोग हैं वो जो चाहते हैं वो ऐसा होता है। दरअसल जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुई और ऑडिटर जनरल हुआ, इस तरह के अटॉर्नी जनरल हुआ, इसका ऑफिस, इस तरह के जो लोग हैं इनके अपॉइंटमेंट सरकारों के हाथ से छीननी चाहिए। सरकारों डेमोक्रेसी में ये सही नहीं है। इनकी अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल या कमीशन करें और जिसमें देश के जाने माने ईमानदार लोग हों और जिसमें प्रोसीजर ट्रांसपेरेंसी का हो और कोई भी उसके काबिल आदमी हो उसमें अप्लाई कर सके और उसका सिलेक्शन इन संस्थाओं में होना चाहिए। सरकार भी तानाशाही और राजशाही की मानसिकता से ग्रस्त है, व्यक्तिवाद से ग्रस्त है। हमारे पॉलिटिकल ज़्यादातर लीडर वो लोग इसी तरह से जेबी इन संस्थाओं में अपने चाटुकार और अपने एक तरह से गुलाम मानसिकता के लोगों को रखना चाहते हैं ताकि इन संस्थाओं पे कब्जा रहे और वो जो चाहें ऐसा होता रहे। ये राजशाही और तानाशाही और व्यक्तिवाद की मानसिकता है जो कि लोकतंत्र के और संविधान के खिलाफ है। सर, बार बार आप तानाशाही और राजशाही की बात कर रहे हैं, क्या वाकई तानाशाही चल रही है इसमें? बिल्कुल, लोकतंत्र नहीं है अभी देश में। लोकतंत्र का मतलब है एक आदमी भी कोई बोलता है उसकी आवाज़ सुनी जाए और एक आदमी भी सही बोलता है तो उस पर ध्यान दिया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। जिस तरह से गैलीलियो एक आदमी सही बात बोल रहा था और उस वक़्त के तानाशाही मानसिकता के और अंधविश्वासी लोगों ने और या व्यक्तिवादी मानसिकता के लोगों ने उसको मारना चाहा, डराना चाहा और वो आदमी डर के अपनी जान बचाई। चलो भाई, तुम जैसे कर रहे हो, मूर्खों का टोड़ जैसे कर रहा है, तुम सही हो मैं गलत हूँ। मगर सही नारे पर चुनाव आयोग क्यों नहीं सख्त हो रहा है? बटोगे टाइप। इसीलिए तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अपना काम ही नहीं कर रहा। अब जैसे जब इस तरह से संस्थाएं काम नहीं करती तो जब ड्यूटी आती है तब ड्यूटी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, जो संविधान के अनुसार देश चले, संविधान के अनुसार पॉलिसी बने, संविधान के अनुसार पार्लियामेंट काम करे, संविधान के अनुसार इलेक्शन कमीशन काम करे। वो नहीं करते तो उसके ऊपर सुपरविजन के लिए संविधानिक संस्था जो है हमारी बड़ी, वो कोर्टें हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनको काम करना चाहिए। अब ये भी काम नहीं करते तो देश एक तरह से अपंग हो जाता है, अनाथ हो जाता है। और देश की जनता को ऐसे मौके पे समझना चाहिए और 5 साल के में तो उनके पास एक मौका है इस तरह के लोगों को बदलने का, रिप्लेस करने का, जो हमारी संस्थाओं को नपुंसक बनाते हैं, जो हमारे सिस्टम को नपुंसक बनाते हैं। और वो जो लोग जो कमजोरी दिखाते हैं और संविधान के अनुसार काम नहीं करते, इतने बड़े पदों पे इतनी सिक्योरिटी और इतना सारा का सारा तनख्वाह और इस तरह का सुविधाएं के बावजूद भी उन लोगों पे भी नज़र रखनी चाहिए और उनसे इस्तीफे भी मांगने चाहिए और उनको एक्सपोज करना चाहिए देश के सामने। क्या नए सीजीआई से ऐसी उम्मीद करें कि उनकी जो पार्टी है सही से एक हो जाएगी, उनका सिंबल जो चला गया है उनको मिल जाएगा, असली शिव सैनिक कहलाएंगे उद्धव ठाकरे संवैधानिक रूप से भी? ये सीजीआई अकेला क्या करेगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंच में है, वो लगातार डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, मिल रही लोगों को। ये देश के लिए चिंता का विषय है। ये हमारे जुडिशल सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, ये हमारे जुडिशल सिस्टम पे विश्वास कम करता है लोगों का। ये अल्टीमेटली पूरे देश का नुकसान है, लॉस है। और इन लोगों को समझना चाहिए यहाँ पर कम से कम उस तरह के लोग होने चाहिए। जुडिशल सिस्टम के अंदर कोलिजियम भी ख़त्म होना चाहिए और जो सरकार ने जुडिशल कमीशन बनाया था वो बदमाशी भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि जजों की अपॉइंटमेंट ना सरकार करे ना जज करे। इंडिपेंडेंट एक अथॉरिटी हो जिसमें ईमानदार लोग हों और ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोसीजर हो और ईमानदार लोगों को जज बनाया जाए देश के अंदर, जो दोहरे चरित्र के नाम। तो ईमानदार है कौन देश में? अभी बहुत सारे लोग ईमानदार हैं, ज़्यादातर देश ईमानदारी है।
बिना बेईमान लोग पदों के चक्कर में, नौकरियों के चक्कर में, पैसे के चक्कर में इस देश की व्यवस्था को ख़राब कर रहे हैं। ज़्यादातर देश तो ईमानदारी देश है, और ये लोग भी जो बेईमान नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को भी समझ में आए। अगर हम इनको समझाएं तो ये भी समझ जाएंगे, पर हम समझाते नहीं। इनकी झूठी बातों में फंस के फिर दोबारा ऐसे लोगों को हम सत्ता में बिठा देते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों के बारे में, चरित्रवान लोगों के बारे में, ईमानदार लोगों को ही जनप्रतिनिधि बनाया जाए, तो वो किसी भी पॉलिटिकल सर, पार्टी ये बात आप ऐसे समय में कह रहे हैं जब महाराष्ट्र में भी चुनाव है। महाराष्ट्र में क्या इस बार बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? होना तो चाहिए। जिस हिसाब से वहाँ उथल पुथल की है, जिस हिसाब से पॉलिटिकल गुंडागर्दी वहाँ हुई है, जिस हिसाब से तानाशाही या लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिस हिसाब से 2 नंबर का पैसा वहाँ खर्च किया जा रहा है, जिस हिसाब से जो सीमा है पैसा खर्च करने की उससे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, जिस हिसाब से नारे वहाँ लगाए जा रहे हैं, एक तरह से बेशर्मी की हद है, लिमिट क्रॉस हो रही है। लोकतंत्र में ये चीज़ें ना शोभा देती, ना इनके लिए कोई जगह है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनकी कुर्सी को छीन लिया गया, और अब महाराष्ट्र की जनता को क्या कहेंगे, क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? ये उद्धव ठाकरे की कुर्सी नहीं थी, ये कुर्सी जनता की कुर्सी है, और जनता ने किसी को एक जिम्मेदारी दी थी। वो जिम्मेदारी पे किसी ने चोर चकारी करके वो दूसरी वो कुर्सी पे कोई और बैठ गया, और वो तरीका सही नहीं था। तरीका लोकतांत्रिक ही नहीं है। लोकतांत्रिक तरीकों की परिभाषाएं सुप्रीम कोर्ट अभी तक नहीं कर पाई। तो बार बार एक क्यों हो रहा है? कभी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे लगातार हो क्यों रहा है? कोई अंकुश क्यों नहीं? ये इसलिए हो रहा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी अभी समझ नहीं पाई, पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाई लोकतंत्र किस बला का नाम। वो भी ये सोचते हैं संख्या का मतलब लोकतंत्र है। संख्या का मतलब लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र पूरे लोक भावना का और नैतिकता का उसका मतलब है, और संविधान का जो प्रियम्बल है उसके हिसाब से देश को चलना है, आगे बढ़ना है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना ही लोकतंत्र है। अभी तक तो जो गुंडागर्दी चल रही है और वो इस तरह से चल रही है, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां लोग कह रहे हैं कि अगर एमबीए महाराष्ट्र में जीत भी जाए तब भी ये लोग खेला कर देंगे और फिर से नई सरकार अपनी बना लेंगे। मैसेज तो एक पूरे देश में यही है। मैसेज एक देश में है कि जो हो रहा ठीक नहीं हो रहा। अब ये देखिए, अगर इस तरह से गड़बड़ भी हो रही है देश के अंदर, तो इसमें विस्फोट होने की आशंका है देश के अंदर, क्योंकि किसी चीज़ को आप जो प्रेशर है लोगों का उसको दबाना चाहोगे, तो वो अगर उसको वेंटिलेट करने दोगे, निकलने दोगे, लोगों की भावना को समझोगे, उनको एक्सेप्ट करोगे, उस हिसाब से चलोगे, देश को चलाओगे, तो देश में कोई ज़्यादा पंगा नहीं होता। मगर जब आप लोगों की आवाज़ को दबाओगे, उनकी भावनाओं को दबाओगे और बेवकूफ़ समझोगे देश के लोगों को, तो एक विस्फोट होता है। क्या इसका असर क्या होगा विस्फोट का? विस्फोट का असर क्या होता है उसका पता ही नहीं चलता किस तरह का विस्फोट होता है, क्योंकि आप घर में भी अपने लोगों की बातें, भावनाओं को दबा नहीं सकते, घर में विस्फोट होता है। इसी तरह देश का ये विस्फोट ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, सबको जिम्मेदारी के, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर नहीं होती। हमारे यहाँ कहते हैं चीफ जस्टिस की पावर, जुडिशरी की पावर, इलेक्शन कमीशन की पावर, सीएम की पावर, पीएम की पावर, राष्ट्रपति की पावर नहीं है। ये नॉनसेंस है। क्या है? ये सब ही खत्म करना पड़ेगा। तो है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, लोकतंत्र जिम्मेदारी का नाम है। यहाँ पदों पे जो लोग बैठे हैं वो जिम्मेदारी के तहत बैठे हैं, उनके पास कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, किसी के पास पावर नहीं, क्योंकि पावर तो उसी दिन ख़त्म कर दी थी हमने जब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। यहाँ पर पावर नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही खेल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही व्यवस्था है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही डॉक्यूमेंट है कि जो डॉक्यूमेंट तय करता है सबकी जिम्मेदारी। इसलिए यहाँ कोई अपने आप को राजा समझे, पावरफुल समझे, पावर नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभा के अपने आप को पावरफुल समझ के पावर का मिसयूज़ करना, ये देशद्रोह है। हरियाणा में जब गड़बड़ी हुई चुनाव में, तब विपक्षी नेताओं ने दरवाज़ा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का और कहा कि सरकार जो बनने जा रही है उसे रोकिए, लेकिन इस पर कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी असर नहीं हुआ। और एक बार ऐसे महाराष्ट्र में भी सुगबुगाहट कर रहे हैं लोग कि इस बार भी धांधली हो सकती है। देखो, ये मैसेज पूरे देश में गलत जाता है, और लोगों के अंदर इलेक्शन फ्री एंड फेयर के प्रति शक है, और मशीन के प्रति कोई विश्वास नहीं है। जर्मनी देश में एक ही आदमी की वजह से मशीनें बंद हो गई थी, और यहाँ लाखों करोड़ों लोग मांग कर रहे हैं, और उस पर सुप्रीम कोर्ट समय नहीं देना, या सुप्रीम कोर्ट का नहीं सुनना, या हाई कोर्ट का नहीं सुनना,
ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये डेमोक्रेसी के लिए घातक है, देश के लिए घातक है। लेकिन देश बड़ा है तो मशीन से ही होना चाहिए चुनाव, कह रहे हैं। ये किसी ने कह दिया देश बड़ा? सरकार की दलील तो यही है। नहीं, नॉनसेंस दलील है। चुनाव आयोग भी यही कहता हाँ, ये नॉनसेंस दलील है, दोनों की कोई तुक नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं बेईमाना, देश के आगे देश सर्वोपरि है, इलेक्शन कमीशन सर्वोपरि नहीं है, देश के लोग सर्वोपरि हैं। पार्लियामेंट सोवरन नहीं है, पावर उसके पास पावर नहीं है। असली पावर इस देश में, असली जिम्मेदारी जो दी है इन लोगों को, देश की जनता ने दी है। पीपल ऑफ दिस कंट्री आर सोवरन, और सोवरन लोगों की मेजोरिटी क्या चाहती है, तो दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय पार्लियामेंट एज वेल एज बाय द जुडिशरी एंड इलेक्शन कमीशन। ऑल ऑफ दिस मस्ट ओबे द पीपल्स विश। लोगों की भावना क्या है, लोग क्या चाहते हैं, यही सबसे बड़ा की चीज़ है जो एक लोकतंत्र जिस पे टिका होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में आपके हिसाब से कुछ ठीक चल रहा है सर? सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सब कुछ ठीक क्या चल रहा है? आपके हिसाब से यहाँ दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, सबसे पॉल्यूटेड सिटी, देश की राजधानी है। यहाँ सीएम, पार्लियामेंट, पीएम, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारे के सारे हैं। इन सारे के सारे लोगों के बावजूद भी दिल्ली का क्या हाल है, तो इससे पता चलता है कि ये सारे अपनी नौकरी कर रहे हैं और अपना खाना पूर्ति हो रही देश में, या कुछ काम हो रहा है। बड़ा प्रश्न चिन्ह है। साफ हवा, किसी ने बड़ा अच्छा एक मैसेज भेजा हुआ था, उसने लिखा अब दिल्ली की हवा ऐसी है, अब किसी को सिगरेट लेके पीने की जरूरत नहीं है। जिस दिन यहाँ के पानी में भी इस तरह से हो जाएगा कि अल्कोहल लेके पीने की जरूरत ना पड़े, तो उस दिन दिल्ली को स्वर्ग घोषित कर दिया जाएगा। स्वर्ग तो सर ने बहुत बड़ा तंज मारा है। ये है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज वेले जी। मैं आपको बता दूं, मैं इंटरव्यू जो कर रहा हूँ 450 EQI इस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, बहुत दूषित हवा में हमें इंटरव्यू कर रहे हैं। ग्रैप 4 भी दिल्ली में लागू है, लेकिन हमें आपकी आवाज़ उठानी है, इसलिए हम लगातार इसमें करते हैं, बात भी करते हैं। एक ऐड करना चाहता हूँ, जिस देश की हवा जितनी दूषित है, जिस देश का पानी जितना दूषित है, उससे पता चलता है कि उस देश की व्यवस्था इतने ही दूषित है। इसलिए व्यवस्था दूषित होने से बचानी है तो लोगों को भागीदारी करनी होगी, और देश के लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से और राजशाही तानाशाही व्यक्तिवाद को नेस्तानबूद करना होगा। चलिए, शुक्रिया। तो सर की ये बातें कैसी लगी, ये आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिए कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। अपनी कोई राय देना चाहते हैं कमेंट ज़रूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।